क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। सरकार ने किया क्या विकास, गरीबी दूर के क्या प्रयास, देखेंगे हम विकास का सच, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। दिया तो। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप सब जानते हैं कि खरी बात बुंदेलखंड यात्रा पर निकल चुका है। चुनावी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। सबसे पहले हम ललितपुर जिले में गए थे और अब हम अगले पड़ाव में आ चुके हैं, जहां हम जालौन जिले में आ चुके हैं। आज हम हैं जालौन जिले की माधवगढ़ विधानसभा में, जहां से विधायक जी हैं मूलचंद सिंह निरंजन जी। आज हम उनसे मिलने आ गए हैं। बुंदेलखंड यात्रा में हम ये जान रहे हैं कि जनप्रतिनिधि ने क्या काम किया है, कैसा काम किया है। जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने 4.5 साल में क्या काम किए हैं, और जनता से जान रहे हैं कि अब वो अगली बार के लिए क्या मूड बना रही है। तो ऐसे में ही हम विधायक जी से बात करने आ गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी खरी बात न्यूज़ चैनल में। और सबसे पहला प्रश्न जो मुझसे मेरा आपसे है वो ये है कि 4.5 साल विधायक जी बीत चुके हैं। आप क्या बताना चाहते हैं कि क्या क्या विकास कार्य ऐसे हैं जो आप धरातल पर ला पाए हैं? देखिए, वास्तव में 4.5 वर्ष पहले जनपद जालौन और विधानसभा क्षेत्र माधवगढ़ और पूरे बुंदेलखंड में जो विगत सरकारें रही हैं उनके द्वारा जो उपेक्षा की गई थी, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बुंदेलखंड को पूर्ण रूप से प्राथमिकता दी है। सबसे पहले उन्होंने बुंदेलखंड के विकास की दृष्टि से, युवाओं को रोजगार की दृष्टि से बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर दिया है। फिर बुंदेलखंड का विकास हो, लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी दिया है, जो आज लगभग दिसंबर में जिसका शुभारंभ होने जा रहा है। तो बहुत सारी योजनाएं बुंदेलखंड को, पेयजल की भी सबसे पहले बुंदेलखंड में योजना प्रारंभ की है। तो मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों की प्राथमिकता में बुंदेलखंड है। और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र और जनपद की स्थिति से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 4.5 वर्ष पहले इस ज़िले में एक भी कोई भी मुख्य सड़क हो, चाहे गांव के संपर्क मार्ग हों, सारे के सारे ध्वस्त पड़े हुए थे। उरई जिला केंद्र है हमारा। उरई जिला केंद्र से हम लोग कोंच की तरफ नहीं जा पाते थे, वो दुर्गति थी सड़क की, इतने गहरे गहरे गड्ढे पड़े थे। कोंच उरई से माधवगढ़ नहीं जा पाते थे, उरई से जालौन नहीं जा पाते थे। एक भी कोई मुख्य सड़क, चाहे वो ज़िले की सड़कें हों, जिला मार्ग हों, चाहे वो स्टेट मार्ग हों, एक भी कोई रोड ज़िले में ठीक नहीं थी। मैं इन 4.5 सालों में माननीय योगी जी को और उप मुख्यमंत्री केशव जी का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ज़िले के सारे मार्ग, चाहे राज्य मार्ग हों, आज उरई से जालौन औरैया 4 लेन बन के कंप्लीट है। लोग आराम से जो है आवागमन हो रहा है। आज उरई से चाहे कोंच रोड हो, चाहे उरई से माधवगढ़ रोड हो, आज सारे के सारे हमारे रोड बढ़िया फर्स्ट क्लास हुए हैं। और जितने भी संपर्क मार्ग थे मेरे क्षेत्र में, तो मैं समझता हूं कि लगभग बड़ी विधानसभा है, 500 संपर्क मार्ग ऐसे रहे होंगे गांव-गांव के जो पूर्ण रूप से ध्वस्त थे। आज 99% संपर्क मार्ग भी फिट हैं, लोग आवागमन कर रहे हैं। और इन 4.5 सालों में मेरी विधानसभा में दर्जनों गांव ऐसे थे जो अभी तक सड़क से ही नहीं जुड़े हुए थे। 4.5 सालों के अंदर हम लोगों ने एक एक गांव को सड़क से जुड़वाने का काम किया। आज कोई गांव ऐसा नहीं है जो सड़क से ना जुड़ गया हो। जो 1-2 गांव रह गए थे उन पर काम प्रारंभ होने वाला है, तो सारे के सारे आज सड़क से गांव जुड़ चुके हैं। बाकी मेरी विधानसभा में एक बहुत बड़ी परियोजना मुख्यमंत्री जी ने दी है, जो इस ज़िले के किसानों की बहुत कई सालों से लगातार मांग चल रही थी। मेरे विधानसभा में 5 नदियों का संगम स्थल है, जिसे पचनद कहते हैं। वहाँ पचनद के आगे बैराज बनाने की मांग किसानों की बहुत सालों से थी, लेकिन किसी सरकार ने नहीं सुना। माननीय योगी जी की सरकार ने पचनद बैराज की भी स्वीकृति दे दी है। 3000 करोड़ की लागत से पचनद बैराज का शुभारंभ जल्दी से जल्दी होने वाला है, अक्टूबर-नवंबर महीने में। तो ये
किसानों की सिंचाई के लिए वरदान साबित होगा। जिस दिन पचनत बैराज बन जाएगा, इस ज़िले के एक एक किसान को सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मिलेगा। तो चाहे सड़कों के क्षेत्र में देखें, चाहे आप किसानों के सिंचाई के क्षेत्र में देखें, पेयजल के क्षेत्र में देखें, पेयजल की योजना भी सबसे पहले बुंदेलखंड में प्रारंभ हुई। आज हमारे यहाँ गांव-गांव में टंकी ट्यूबवेल बनना प्रारंभ हो गए हैं। इसी प्रकार से बिजली के क्षेत्र में बहुत व्यापक काम हुआ है। अभी भी हमारे विधानसभा में 4.5 साल पहले दर्जनों गांव ऐसे थे कि जहां बिजली नहीं पहुंची थी। आज एक एक गांव तक, कोई गांव अब ऐसा नहीं है, कोई मजरा नहीं है मेरे यहाँ कि जहां एक एक मजरे और गांव तक बिजली ना पहुंच गई हो। एक एक मजरे तक बिजली पहुंची है और बिजली का तो जाल बिछ गया है गांव-गांव में, कोई बस्ती नहीं छूटी है। एक गांव में 4-4, 5-5, 6-6 ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं। जहां लाइट लोगों को मुश्किल से 8 और 10 घंटे मिल पाती थी, आज लाइट गांव में भी 15 से 20 घंटे मिल रही है। तो इन 4.5 सालों में मैं समझता हूं कि हर क्षेत्र में बहुत, मतलब आपको ये लगता है कि जो जनता है वो संतुष्ट है भाजपा से? निश्चित रूप से विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। विगत 15 सालों में सपा बसपा की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को और जालौन जिला और ख़ासतौर से माधवगढ़ विधानसभा को नरक कर दिया था। इन 4.5 सालों में विकास भी तेज़ी से हुआ है और जनता को जो जनकल्याणकारी योजनाएं मिली हैं, पिछली सरकारें तो केवल धोखा देती नहीं, वादा करती नहीं कि हम गरीबी दूर करेंगे, हम जनता का कल्याण करेंगे, किसी ने कुछ नहीं दिया। मोदी जी की सरकार ने, विधायक जी, कल से हम लोग भी थोड़ा दौरे पे निकले हुए हैं जालौन के और लोगों से मिल रहे हैं, डिबेट्स भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जनता बहुत असंतुष्ट भी दिख रही है। और मतलब उनका ये कहना है कि कोई भी जो योजनाओं का लाभ है वो धरातल पर नहीं मिल रहा है। योजनाएं तो बहुत पास हो रही हैं। नहीं, देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। माननीय मोदी जी ने हर योजना सीधी डीबीटी के माध्यम से लोगों के सीधे खाते में पैसा पहुंच रहा है, जो कभी कांग्रेस की सरकार में, जैसे कि मतलब किसका, आप किसके बारे में कह रहे हैं? हर एक योजना का पैसा, जैसे मान लीजिए किसी को शौचालय मिला है तो 12,000 रुपये उसके सीधे खाते में पहुंचा है। किसी को आवास मिल रहा है तो 1,20,000 रुपये उसके सीधे खाते में पहुंच रहा है। शहरी क्षेत्र, तो लोगों की शिकायत है कि पात्रों को जो है वो आवास नहीं मिल रहा है, अपात्रों को आवास दे दिए जा रहे हैं। सुन लीजिए, शहरों में लोगों को आवास मिल रहे हैं, 2.5 लाख रुपए उनके सीधे खाते में पहुंच रहा है। और अभी आपको पता होगा, आवासों की जो पात्रता सूची थी 2011 में बनी हुई थी। हम लोगों ने जब पात्रता सूची को देखा, उसमें तमाम ऐसे लोग थे जो पात्र थे, उनका नाम नहीं था। तो हम ही सब ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था, उन्होंने पुनः पात्रता की सूची बनवाई और जो पात्र लोग थे उनमें नाम सम्मिलित किए गए और पिछली वर्ष वो सूची फाइनल होकर सेंटर से उन पर आवास लोगों को गांव-गांव में मिलना प्रारंभ हो गए हैं। मोदी जी, योगी जी का संकल्प है कि कोई भी एक भी पात्र व्यक्ति जिसका अपना स्वयं का घर नहीं है अथवा कच्चा घर है, ऐसे सभी लोगों को आवास मुहैया कराएंगे। ये वादा नहीं है, ये संकल्प है। एक एक व्यक्ति को सरकार आवास दिला रही है और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश तो प्रधानमंत्री आवास योजना में देश में नंबर 1 पर है। सर्वाधिक आवास यदि कहीं मिले हैं देश भर में तो उत्तर प्रदेश में लोगों को मिले हैं। जी, तो विधायक जी, जो गांव के आवास हैं और जो शहर में जो आवास अलॉट किए जा रहे हैं, उसमें इतना ज़्यादा अंतर क्यों है? देखिए, निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि गांव में और शहर में काफ़ी जो है, चाहे प्लॉट हो चाहे ज़मीन हो, हर कीमत में काफ़ी डिफरेंस रहता है। पर शहर में 2.5 लाख और वहाँ पर 1,20। गांव में चूँकि निर्माण भी सस्ता होता है और शहर में निर्माण में भी ज़्यादा पैसा लगता है। थोड़ा सा शहर और गांव में अंतर है, उस हिसाब से डिफरेंस स्वाभाविक रूप से रहेगा। लेकिन शहर गांव में भी 1,20,000 में आवास आदमी का आराम से रहने लायक बन जाता है और बने हैं लोगों के। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्राम में निर्माण जब होता है आवास का, उसमें लागत ज़्यादा लगती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। गांव में लोग अपने घर परिवार स्वयं आवास बनाने में अपना सहयोग कर लेते हैं। कई घर तो ऐसे होते हैं जो कारीगरी भी कर लेते हैं। पर मटेरियल तो जो है वो शहर से ही आता है ना। मटेरियल का अंतर, मटेरियल शहर से नहीं आता, मटेरियल कहीं ना कहीं गांव से ही आता है।
बालू बालू कहीं गांव से आएगी, गिट्टी कहीं गांव में क्रैशर लगा होगा। कोई ऐसा नहीं कि मटेरियल शहर में रहता है, मटेरियल गांव से ही आता है। चलिए, तो आपको ये लगता है कि सारे वर्ग संतुष्ट हैं, तो आप किसानों का भी क्या यही मानते हैं कि किसान वर्ग भी संतुष्ट है? निश्चित रूप से जनपद में 2 लाख से अधिक किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, हर महीने उनके खाते में आपने उन लोगों से जाके पूछा है कि उनके अकाउंट में जा रही है, मिल रही है हर एक? बिल्कुल, मैं तो रोज संपर्क में रहता हूँ। किसानों के खाते में सम्मान निधि जा रही, कुछ किसानों के खाते निश्चित रूप से उनके जो उन्होंने उस समय आवेदन किए थे, कहीं ना कहीं कोई खाते में गड़बड़ी हुई, नाम में स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक होने के कारण से कुछ अभी लगभग 30,000 किसान ऐसे हैं जिनके निधि नहीं पहुंच पाई थी। उनके भी सारे कागजात कंप्लीट होके वो सूची जो है जिला स्तर से प्रदेश को चली गई। मैं कल ही मंडी में किसानों से मिलकर आई हूँ, वो काफ़ी असंतुष्ट हैं और वो कह रहे हैं कि 10% महज लोग ऐसे हैं जिनको किसान निधि मिल रही है और किसी को नहीं मिल रही है। नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया कि जनपद में 2 लाख से अधिक किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। 2 लाख का मान के चलिए आप, 2 लाख का मतलब हो गया 10 लाख आबादी। 10 लाख आबादी से लाभान्वित हो रही है और ज़िले की आबादी 20 लाख है, तो 50% तो मिनिमम मान ही लीजिए कि 50% को तो मिल ही रही है। और 10% आप कह रहे हैं, 10% को लोग कह रहे हैं नहीं मिल रही है। नहीं, मैं तो आपको जनता की राय बता रही हूँ। वो लोग तो कह रहे हैं कि सम्मान निधि का बोला तो वो नहीं मिली, आय दोगुनी का बोला तो वो नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ है। तो किसान किस बेसिस पे मतलब भाजपा को सपोर्ट करे? देखिए, मैं समझता हूँ कि माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार में जो कहा गया उससे ज़्यादा किसानों के लिए किया जा रहा। मैं आपको बता दूं, जब भी जनपद में और ख़ास तौर से हमारी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी दैवीय आपदा आई, मैंने विगत सरकारों में भी देखा, दैवीय आपदा में जो किसानों को मुआवजा दिया जाता था वो ना के बराबर मुआवजा मिलता था। कहीं 1,000 की चेक मिल गई किसान को, कहीं 2,000 की चेक। हमारी सरकार के समय जहाँ भी दैवीय आपदा आई, और वो भी जो चेक पिछली सरकारों में किसानों को मिलती थी, दैवीय आपदा आज आई को 1 साल बाद उन लोगों को वो उसका राहत मिल रही है, ना के बराबर, वो भी 1 साल बाद। हमारी सरकार में जब भी कोई दैवीय आपदा आई, 3 महीने के अंदर किसानों को पूरा उसकी राहत मिली। और इतना ही नहीं, 20,000, 25,000, 36,000, यानी जो जिसके पास जितनी खेती का नुकसान हुआ उस हिसाब से किसान को राहत दी गई। पर किसानों को तो बीमा भी नहीं मिल रहा है, मतलब प्रीमियम काट के मिल रहा है। साथ साथ जो प्रधानमंत्री फसल बीमा किसान इसका जो है इस योजना से जुड़े हैं, उनको राहत भी दी गई दैवीय आपदा में, साथ साथ उनको बीमा भी दिलाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी सरकार ने इतना नहीं किया है। और मैंने पहले भी आपको बता दिया कि किसानों की यदि कोई सही चिंता कर रही है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, देश में मोदी जी की। आपको मैंने बताया कि 3,000 करोड़ लागत का बैराज स्वीकृत किया जाना केवल किसानों के लिए है जी, जो कई सालों से किसान यहाँ मांग चल रही थी कि बैराज यहाँ बना दिया जाए, तो वो केवल योगी जी सरकार ने दिया है। चलिए छोड़िए, इस पर दूसरे प्रश्न पर आते हैं। मैं जैसे कि आपको बताया मैंने कि मैं क्षेत्र में घूम ही रही हूँ, तो मुझे ये भी पता चला थोड़ा कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विषय बना हुआ है। ये मतलब लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं कुछ वक्त से यहाँ पर, और उससे परेशान है, रात में सो नहीं पाते हैं लोग, लड़कियों के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं नहीं, ये तो पूरा प्रदेश मानता है कि योगी जी की सरकार में बड़े बड़े गुंडा और माफिया और अपराधी या तो जेलों में हैं या प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं। जनपद में जो आपने कहा है, ज़िले के अंदर कुछ इस प्रकार की अफवाह अवश्य है। वो कौन षड्यंत्र कर रहा है इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की अफवाहें हैं। चोरियां बहुत नहीं हुई हैं, चोरियां कहीं नहीं हुई हैं, लेकिन अफवाह ऐसी है कि वो घूम रहे हैं, बदमाश घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं। आज तक कहीं कोई पकड़ भी नहीं पाए। गांव के लोग भी प्रयासरत हैं और लगातार हम लोग एसपी से और अधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं, पुलिस भी लगातार गश्त दे रही है। कहीं कोई अभी तक ऐसा, वालों का तो कहना है, पुलिस कहती है कि आप खुद अपनी सुरक्षा कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बताया है, मैं इसलिए कहीं किसी ने ऐसी बात कह दी हो, ऐसी बात नहीं है। लगातार पुलिस गश्त कर रही है सब जगह। और मैं समझता हूँ कि कुछ जगह
हम लोगों ने गांव के लोगों को भी कह दिया था कि अगर कहीं कुछ दिखे तो गांव के एकत्र होकर उनको पकड़ियो, बताइए। तो एक दो जगह लोगों ने पकड़े भी रात में, तो वो अगल बगल गांव के लोग थे। तो कभी कभी ये भी भ्रम कहीं हो रहा है, कोई आसपास के गांव का रात में निकल गया तो लोग उसको जो है ये समझने लगते चोर जा रहा, चोर जा रहा। तो एक दो घटनाएं ऐसी भी आई हैं कि लोगों ने, गांव के लोगों ने हमारे क्षेत्र में एक दो जगह पकड़े, तो वो दूसरे बगल के गांव का था, और जब उसकी जांच पड़ताल की तो ना वो चोर था, ना चोरी कर रहा था, किसी काम से अपना जा रहा तो था। आपको ये लगता है कि मतलब कोई अपराध नहीं होते हैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं, अपराध है, मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में भी? पूरे प्रदेश में और जालौन जिले में जो अपराध में कमी आई है, योगी जी की सरकार में, मैंने कहा कि चाहे माफिया हों, अपराधी हों, गुंडे हों, भूमाफिया हों, सारे के सारे लोग या तो जेलों में पड़े हैं या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं। लेकिन विधायक जी, लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए देखा जाए तो काफ़ी अपराध जो हैं वो हो रहे हैं। हमने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी अभी देखा कि कितनी अभद्रता की गई महिलाओं के साथ। उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ भी आप यदि अपराध के आंकड़े लेंगे तो बहुत कमी आई है। और समाज में किसी की कोई बहुत प्रवृत्ति जब खराब हो जाती है तो एकदम सब कुछ बहुत जल्दी किसी व्यक्ति को जल्दी चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ इक्का दुक्का अभी भी घटनाएं होती हैं तो उनके खिलाफ शासन प्रशासन के तरफ से सख्त कार्रवाई की जाती है। चलिए विधायक जी, खरी बात के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोग? मैं समझता हूँ कि देश में माननीय मोदी जी और प्रदेश में योगी जी को जनता ने स्वीकार कर लिया है। और आप स्वयं देख रही होंगी कि जो सर्वे भी आ रहे हैं, सी वोटर सर्वे हो या अन्य कोई सर्वे हो, सारे लोगों का एक ही मत है कि देश में जो मोदी जी की लोकप्रियता है वो आज भी बरकरार है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी योगी जी की लोकप्रियता जो बढ़ी है पहले से, सारे सर्वे बता रहे हैं कि दोबारा से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। जो सरकारों ने, हमारे दोनों सरकारों ने विकास किया है, जो जनता को कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, निश्चित रूप से बिना किसी भेदभाव के, बिना पक्षपात के, जो मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस नारे को नारा ही नहीं, वास्तव में उसका धरातल पर पूर्ण रूप से क्रियान्वयन हो रहा है। क्या लगता है आपको कितनी सीटें इस बार जीतने वाली है भाजपा? मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो 300 सीटें पहले थी, भारतीय जनता पार्टी पुनः उससे आगे ही जाएगी, उससे पीछे नहीं रहेगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ माधवगढ़ विधानसभा सीट से विधायक मूलचंद सिंह निरंजन जी। ऐसे ही किसी बड़ी शख्सियत से फिर आपको रूबरू कराते रहेंगे खरी बात में। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।